नमस्कार साथियों, आज की क्लास हमारी बहुत ही शानदार रहने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए। चाहे वो आरपीएफ कांस्टेबल हो या ग्रुप डी हो, सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास में हम प्राचीन इतिहास से संबंधित जितने भी रेलवे ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी देखने वाले हैं। इस क्लास के अंदर हम लगभग 200 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके अंदर प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग सबसे पहला टॉपिक है सिंधु सभ्यता। इससे संबंधित रेलवे ने जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सभी देखते हैं। कौन सा टॉपिक है? सिंधु सभ्यता। शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। तो इसका आंसर है 3000 ईसा पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, तो याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर रखा गया है। यह स्थल रावी नदी, किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। तो कब की गई थी इसकी खोज? 1921 में। किन के द्वारा? दयाराम साहनी व माधव स्वरूप वत्स के द्वारा। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। इस काल निर्धारण निम्न है। इसका काल निर्धारण निम्न है। एनसीईआरटी के द्वारा 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से एवं 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का विकास 5000 BC ई से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तरी की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया गया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें पश्चिमी भारत और पाकिस्तान कहते हैं। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। पाकिस्तान के मांटगोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत का इतिहास से सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। तो 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी विशेषता है ईंट के बने भवन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंट एक निश्चित अनुपात में है जो सामान्यतः 4:2:1 था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था जो तांबे और टिन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिनमें से 225 केंद्र भारत में हैं। यह सिंधु सभ्यता और इसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टिन का मिश्रण करते थे। तो कांस्य बनाने के लिए करते थे। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? तो कौन सा नहीं है? आजमगढ़ नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंधु सभ्यता या सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्न हैं: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलावीरा, राखीगढ़ी और कालीबंगन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ डैश में मुर्दू का टीला है, तो सिंधी भाषा में है। किस भाषा में है? सिंधी भाषा में। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु घाटी के किनारे स्थित है। इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी ने 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में की थी। तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है? राखलदास बनर्जी ने 1922 में जॉन मार्शल के निर्देशन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना, एग्जाम में पूछ लेता है इसको। आगे है, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो हड़प्पा के लोग विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को ऊर्जा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था, इसे भी याद रखना। सिंधु घाटी सभ्यता की बहुचित्रात्मक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समय अवधि से जुड़ी हुई है? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसहेरा नदियों के बीच खादिर द्वीप पर स्थित सिंधु सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967-68 ईस्वी में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1990-91 ईस्वी में डॉक्टर R.S. बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैदिक सभ्यता। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहते हैं? ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, वाल खिल्ले पाठ के 11 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल खिल्ले भजन शामिल हैं? तो 1028, ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? तो ऋग्वेद में 1028 मंत्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो अथर्ववेद बताता है। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद को क्या कहते हैं? ब्रह्मा वेद। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 20 अध्याय, 731 या 730 सूक्त व 5987 मंत्र हैं। इसमें वशीकरण,
जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो संगीत का वर्णन सामवेद में है। सामवेद में गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्गाता कहा जाता है। आगे है, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ है बलिदान। यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ एवं बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो किस में दिया गया है? अथर्व में। अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्य के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र, रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा पढ़ने गीतों आदि के विवरण सुरक्षित हैं। यह अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अथर्वा ऋषि द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य कौन सा है? सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये महाउपदेश में उपनिषद में उल्लेख किया गया है। महाउपनिषद में वसुदेव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ है धरती ही परिवार होता है। अगला है, 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। तो उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणित हैं, जिनमें वर्धान्य के उपनिषद सबसे बड़ा है और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें 12 श्लोक हैं, तथा छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना इसको। नेक्स्ट है, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों की से बनी है? तो 5 मूल तत्वों से बनी है। पंचभूत, जिन्हें पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनमें बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। अगला क्वेश्चन है, कंठो उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? तो कौन सा कर रहा है? भगवान यम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। कंठो उपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत संवाद दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद के रचयिता हैं कंठ नामक आचार्य। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा महाजनपद काल। आर्य संस्कृति के स्रोत से काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में थे महाजनपद बन गए थे। तो कितने थे? 16। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के स्रोत काल में गंगा घाटी
के 16 जनपद थे। इन 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इन 16 महाजनपदों में मगध जिसकी राजधानी थी गिरिब्रज, वत्स जिसकी राजधानी थी कौशाम्बी, कौशल इसकी राजधानी थी श्रावती एवं अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। अगला है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो कौशल के नाम से जाना जाता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष में 16 महाजनपदों में विभाजित थी। प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जैन धर्म। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन का पुत्र था, वह जैन तीर्थकर बना। तो कितने नंबर का बना था? 23वां। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्पफन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं ऋषभदेव जिन्हें आदिनाथ कहते थे और इनका प्रतीक था वृषभ। महावीर तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। तो 24वें नंबर के महावीर 24वें एवं अंतिम तीर्थ जैन तीर्थकर हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिन्हें जरबिक गांव के समीप रिजू पालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न है सम्य दर्शक, सम्य ज्ञान एवं सम्य आचरण। बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न है बुद्धि, धम्म और संघ। इसे रेलवे ने निरस्त कर दिया था इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऑप्शन में बी और सी नहीं दे रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? तो इस्लाम है कुरान से, सिख धर्म की है गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म की कौन सी है? आगम है, ईसाई धर्म की है बाइबल। तो इसके अंदर उपनिषद नहीं होगा, जैन धर्म से संबंधित आगम होगा। जैन साहित्य का प्राचीन भाग आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों ने पुराण काव्य, चरित्र काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचनाएं की हैं। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक वाङ्मय के अभिन्न अंग हैं। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5 नंबर बौद्ध धर्म। डैश का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध का जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिल वस्तु तथा मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो क्वेश्चन के अंदर 480 और 560 दे रखा था। वास्तविक 563 में उनका जन्म हुआ था और 483 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो इसे याद रखना। अगला है किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो साल वृक्ष के नीचे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर साल वृक्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्यगण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म की नींव डैश महान सच्चाइयों एवं डैश अंगीय पथ पर आधारित हैं? तो 4 महान सच्चाइयों और 8
अंगीय पद पर आधारित है बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सच्चाइयों का उपदेश दिया है। इसे संस्कृत में चत्वारि आर्य सत्यानि और पाली में चतरी आर्य सत्यानि कहते हैं। भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य निम्न है। दुख, संसार में दुख है, दुख समुदाय दुख का कारण है, दुख निरोध दुख का निवारण है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। ये हैं सम्य दृष्टि, सम्य संकल्प, सम्य वाक, सम्य कर्मांत, सम्य आजीविक, सम्य व्यायाम, सम्य स्मृति और सम्यक समाधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में से नहीं है? तो कौन सा नहीं है? यदि इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता है तो दुखों से निवारण हो सकता है, तो ये नहीं दे रखा इसमें। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में रचित हैं। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक में विभाजित किया गया है। यहाँ पिटक शब्द का अर्थ होता है टोकरी। तो सूत पिटक के अंदर सूत का अर्थ है धर्म उपदेश होता है। इस पिटक में बौद्ध धर्म के उपदेश संग्रहित हैं। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं भी हैं। विनय पिटक, इस पिटक में मठ में निवास करने वाले भिक्षु एवं भिक्षुणियों के दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार एवं अनुशासन संबंधी नियम दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक, इस पिटक में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों का वर्णन है। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला संग्रह है तो बौद्ध धर्म है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो इन्होंने सारनाथ में दिया था। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यहीं दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो बुद्ध मत के अनुसार प्रचार प्रसार का आरंभ था। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में, जो बिहार में है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु समीप लुम्बिनी वन में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता सुद्धोधन सांक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता महामाया कोल्य वंश की थी। 35 वर्ष की आयु में उर्वेला बोध गया में बोधि पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात बुद्ध कहलाए। क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कौशल देश में की राजधानी श्रावती में दिया था। तो सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावती में, और सबसे पहला सारनाथ में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो जुआन जांग रहा था। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में जुहान जांग नामक चीनी विद्वान रहा था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखा है। बौद्ध धर्म की परंपराओं ने 2000 वर्षों तक चीनी संस्कृति एवं सभ्यता का गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपराएं चीनी कला, राजनीतिक, साहित्य, दर्शन तथा चिकित्सा में देखी जा सकती हैं। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते थे तथा यहाँ के विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते थे। बोध गया किसी भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में है। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नेक्स्ट है गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जनसाधारण की भाषा का प्रयोग किया, तो इन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया था। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में पाली भाषा का प्रयोग किया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में। जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध। जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म के सभी मतों में संरक्षित किया गया है। यह जातक कथाएं सुत्त पिटक में वर्णित हैं। यह कथाएं व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, धर्म, प्रेम तथा भाईचारे का संदेश देती हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में का काल कई मामले में संक्रांति काल था। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण गठित होता है तथा वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता, शूद्रों में असंतोष ने कई धर्मों को जन्म दिया, जिनमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म प्रमुख थे। गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था? तो इनकी माँ का नाम था माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी, जो कोल्य गणराज्य की राजकुमारी थी। इनका विवाह शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनका निधन हो गया। इनके मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने बुद्ध का पालन पोषण किया था। बौद्ध धर्म में दिए गए 4 आचार के नियम और पंचशील सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। तो इसका आंसर रहेगा अष्टांग मार्ग। बौद्ध धर्म में रेलवे ने इस क्वेश्चन को निरस्त कर दिया था। तो बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म में अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग इस प्रकार हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। बुद्ध के 5 उपदेश निम्न हैं: प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना, चोरी करने या जो दिया नहीं गया उसको लेने से विरत रहना, लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना, असत्य बोलने से विरत रहना, मादक पदार्थों से विरत रहना। अगला क्वेश्चन है, वास्तुकला के मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो बौद्ध वास्तुकला में बौद्ध धर्म में धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीपों में विकसित हुई। शुरुआती बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला के निम्न प्रकार के ढांचे जुड़े हुए हैं: मठ यानी विहार, अवशेष यानी स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष, चैत्य एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध पूजा स्थल है, बौद्धों का पूजा स्थल है चैत्य, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूपों का निर्माण उद्देश्य से गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ या विहार का तात्पर्य उस जगह से है जहां बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा, उपदेश आदि देते हैं। बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध मठ का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर श्रीलंका के कैडी शहर में स्थित है। कैडी के पूर्व राजशाही मंदिर में महात्मा बुद्ध के दांत रखे गए थे। कैडी श्रीलंका के राजाओं का अंतिम राजधानी थी। वर्तमान में यह यूनेस्को के विरासत स्थलों में शामिल है। बौद्ध संरचना
दम्मेक स्तूप कहाँ पर है? तो ये सारनाथ में है। बौद्ध संरचना दम्मेक स्तूप एक वृत्त स्तूप है जो सारनाथ में स्थित है। दम्मेक स्तूप का निर्माण 500 ईस्वी में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में बनाए गए स्तूप व अन्य कई स्मारकों के स्थान पर किया गया था। बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोरोबुडूर बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया में स्थित है। बोरोबुडूर अथवा बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मंगेलांग नगर में स्थित 750 से 850 ईस्वी के मध्य का महायान बौद्ध विहार है। यह आज भी संसार में सबसे बड़ा बौद्ध विहार है। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के दौरान हुआ था। जहां ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। दम्मेक स्तूप सारनाथ में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में पंचवगियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने दम्मेक स्तूप का निर्माण करवाया था। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया। इसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो वह है त्रिपिटक। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का आधारभूत एवं मुख्य ग्रंथ है। भगवान बुद्ध के उपदेश 3 साहित्य खंडों में संकलित हैं जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 नंबर, पारसी या यहूदी धर्म। भारत का एक धर्म ज़ोरोस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में पाया जाता है। ज़ोरोस्ट्रियन या पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा ज़रथुष्ट्र हैं। भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? तो अवेस्ता पारसियों का है, तोरा यहूदियों का है, त्रिपिटक बुद्ध का है और मंदिर हिंदुओं का पूजा करने का स्थान है। क्या है? पूजा करने का स्थान है। बाकी तीनों धर्म ग्रंथ हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जैद अवेस्ता के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये पारसी धर्म के साथ जुड़ा है। जैद अवेस्ता पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर ज़रथुष्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैद अवेस्ता नामक ग्रंथ में है। यहूदी किस धर्म का पालन करते थे? तो यहूदी धर्म का पालन करते थे। यहूदियों का अकेश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह, मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इस्राएल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? तो यहूदी धर्म से संबंधित है तोरा। यहूदी धर्म की धर्म भाषा इब्रानी, जिन्हें हिब्रू, और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम है तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक का वर्णन है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य साम्राज्य। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को
दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। तो पुत्र तो था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। क्या नाम है? देवानाम प्रिय। उनका शासन 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? तो कौन थे? अशोक। किसने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो अशोक ने की थी। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। कलिंग युद्ध में हुई क्षति और नरसंहार से उसका मन युद्ध से द्रवित हो गया और उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो उड़ीसा पर। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगा दिए तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था। तो कलिंग युद्ध के बाद में प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो ये 261 BC में लड़ा गया था। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। कलिंग युद्ध में वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें है? 13वें शिलालेख में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। तो चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार, जो दूसरे नंबर पे मौर्य साम्राज्य का शासक बना। चंद्रगुप्त का पुत्र था बिंदुसार। 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसार कहा गया है। बिंदुसार को मित्रघाती के नाम से भी जाना जाता है। तीनों पॉइंट इम्पोर्टेंट हैं। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था। तो बिंदुसार का पुत्र था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। तो अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अशोक 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, तब यह अवंती का
राज्यपाल था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का संस्थापक था। सुसीम मौर्य मौर्य शासक के बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो 14 आदेश उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य का शासक था। वह 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठी। इसने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सकें। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, कौन सी थी? पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो ये मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व के महामंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इनका नाम था विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? तो यूनान से इनका संबंध था। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत के रूप में भारत आया। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि के सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारी को कहा जाता है, तो इसे रज्जुक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इस अधिकारी को रज्जुक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास से मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वत्सल तथा कुलीन कहा गया है। मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को सोंग वंश ने समाप्त किया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक थे वर्धरथ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र सोंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर सोंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र सोंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। तो सोंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सोंग। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? वर्धरथ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मौर्य उत्तरकाल। कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो कनिष्क थे कुषाण वंश से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इसी उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति कुंडल वन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वासुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय
का अन्यायी था। इसका राज वेद था चरक के, जिसने चरक संहिता की रचना की थी। तो किसने की थी? चरक संहिता की रचना चरक ने। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। कनिष्क किस वंश का सम्राट था? तो ये कुषाण वंश का सम्राट था। शक संवत आरंभ हुआ था, तो शक संवत सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर कौन थे? जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। कौन थे? कनिष्क थे। कौन थे? कनिष्क। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपने विजय और धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। ईसा पूर्व 1 शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहली शताब्दी में ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में 15वीं ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पूर्व पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था, जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क, जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किया गया था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा था। तो किसने लिखा था? खारवेल ने। उड़ीसा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ, जो हाथी गुफा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृत भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत ही अधिक महत्व है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुप्त एवं गुप्तोत्तर साम्राज्य। हर्षवर्धन के राजभाषा कवि कौन थे? बाणभट्ट थे। कौन थे? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन की राजसभा के दरबारी कवि थे। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की थी। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे। इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। जयदेव लक्ष्मण सेन के राज दरबारी कवि थे। इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास डैश प्रभुत्व में आई और उनके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता था। तो राजपूत आए थे। हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उसका संपूर्ण साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बंट गया, जिसमें अधिकांश राज्य के शासक राजपूत जाति के थे। 7वीं से 12वीं सदी भारतीय इतिहास में राजपूत युग के नाम से जानी जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद राजपूत, गुर्जर, प्रतिहार, पाल तथा राष्ट्रकूटों में त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ, जिसमें गुर्जर प्रतिहार वंश की विजय हुई और कन्नौज पर अपना आधिपत्य हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का डैश ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। तो 390 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुप्त साम्राज्य का 390 ईस्वी में गुजरात तक विस्तार कर लिया था। चीनी यात्री इत्सिंग में 3 वर्ष ठहरकर संस्कृत सीखा था। तो ताम्र लिपि में इत्सिंग चीनी बौद्ध यात्री था। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। यह दक्षिण के समुद्री मार्ग से होकर भारत आया। सुमात्रा तथा लंका होते हुए वह ताम्र लिपि पहुंचा, जहां 3 वर्षों तक रहकर संस्कृत का अध्ययन किया। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूटों वंश के राजाओं ने डैश पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया, कन्नौज पर। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों का केंद्र बन गया।
8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। त्रिपक्षीय संघर्ष के फलस्वरूप कन्नौज पर अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार शासकों का अधिकार हो गया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसोंग किसके शासक काल में भारत आया था? हर्षवर्धन के। हेंगसोंग 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आया था। इसकी रचना शी यू की है। इसने उस समय के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासनिक पक्षों का वर्णन किया। यह भारत में 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक रहा। बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया। हेंगसेंग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यात्रियों का राजकुमार किसने कहते हैं? हेंगसोंग को। एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन है? हेंगसोंग। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो हेंगसोंग रहा था। चीनी यात्री हेंगसोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने देश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, मगध में। 4वीं शताब्दी उत्तर भारत के मगध में एक नए वंश का उदय हुआ। इस वंश का नाम था गुप्त वंश। इस वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई मगध की राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय किया जाता है गुप्त वंश को। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र था। कुषाणों के पतन के बाद उत्तर भारत में अनेक राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें से मगध में गुप्त राजवंश भी एक था। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। इसके बाद घटोत्कच शासक हुआ। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था चंद्रगुप्त प्रथम। 319 से 334 ईस्वी को माना जाता है। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र आधुनिक पटना थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त, जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी। श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गुप्त वंश का शासक बना। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी तक राजा बना, जो गुप्त वंश का शक्तिशाली शासक था। चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में गलत जोड़ी का चयन करें। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश का था और बिम्बसार हर्यक वंश का था। किसका था? हर्यक वंश का। राजा चोल वंश का। कनिष्क कुषाण का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। बिम्बसार ने 544 ईस्वी पूर्व मगध पर हर्यक वंश की स्थापना की। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की? बिम्बसार ने। इसके पूर्व यहाँ वर्धरथ का शासक था। बिम्बसार ने ग्रीव ब्रज को अपनी राजधानी बनाई। इसने वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति मजबूत की। बिम्बसार ने लिच्छवी शासक चेटक की पुत्री चेलना, कौशल राज प्रसेनजित की बहन महाकौशला तथा मध्य देश के कन्या क्षेमा से विवाह किया। काशी महाकौशला देवी के साथ दहेज में मिला था। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत भ्रमण किया था? तो फाहियान ने किया था। गुप्त काल के दौरान चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। फाहियान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों को खोजना था। इसलिए फाहियान ने उन्हीं स्थानों पर भ्रमण को महत्व दिया जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दक्षिण भारतीय राजवंश, जिनमें हैं चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और
कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। तो कौन हुए थे? पल्लव 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और उनकी कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। 7वीं और 8वीं सदी में पल्लव एक शक्तिशाली वंश के रूप में स्थापित हुए जिसका वास्तविक संस्थापक था सिंह विष्णु। कौन था पल्लव वंश का? सिंह विष्णु को माना जाता है। इन्होंने अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम थी। सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक के 12वीं को संरक्षण प्राप्त था। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक थे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाशनाथ तथा ऐरावतेश्वर मंदिर और महाबलीपुरम मंदिर के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनाए गए मंदिर। पांड्य वंश की राजधानी थी, तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। तमिल प्रदेश का इतिहास मुख्य रूप से 3 राजवंशों का रहा है, चोल, चेर और पांड्य। पांड्य राजवंश का साम्राज्य तमिल प्रदेश के दक्षिण पूर्वी छोर पर बेलारी नदी के किनारे स्थित है। पांड्यों की राजधानी का नाम था मदुरै। डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में श्रेष्ठता प्राप्त की। पांड्या ने, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पांड्य वंश के शासकों ने मदुरै पर शासन किया। पांड्य वंश का इतिहास 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। संगमकालीन पांड्या राज्य, कुंडूगोन द्वारा स्थापित प्रथम पांड्या साम्राज्य, सुंदर पांडे द्वारा स्थापित द्वितीय पांड्या साम्राज्य। तमिल रचना संगम साहित्य से पांड्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। मदुरै दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक मुख्यालय नगर है। यह नगर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ का मुख्य आकर्षण मीनाक्षी मंदिर है। पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकाल को। चोलों की प्रारंभिक राजधानी थी उत्तरी मन्नूर, बाद में उरेयूर तथा तंजावुर बनी। संगमकालीन 3 राज्यों में सर्वाधिक चोलों का उदय हुआ। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक करिकला था, जिसने वणी के युद्ध में पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को हराया। करिकाल ने कावेरी नदी के तट पर पुहारपतन कावेरीपत्तनम नामक नगर की स्थापना की। चोलों का प्रमुख बंदरगाह कावेरीपत्तनम तथा राजकीय चिंता बाग। पल्लव वंश के कौन से राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे? तो महेंद्र वर्मन। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन फर्स्ट 600 से 630 ईस्वी के समय में पल्लव साम्राज्य ने केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्य और कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। महेंद्र वर्मन फर्स्ट ने मतविलास, प्रहसन तथा भगवद जुकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की तथा संस्कृत में भी कई नाटक लिखे। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। कन्नौज के राजा हर्ष को बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर 612 ईस्वी में हराया था। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश के अंतिम शासक अधिराजन या राजेंद्र चोल थर्ड था। विजयालय ने 850 ईस्वी में चोल वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी तंजौर थी। यह राज्य में पेनार एवं कावेरी नदियों के बीच पूर्वी तट पर अवस्थित था। कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी। इसके अन्य विजय केरल, पांड्या, सिंहल एवं पश्चिमी गंग थी। राज की प्रथम विजय केरल थी, जबकि अंतिम विजय मालदीव था। प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल पर।
प्रारंभिक चेर वंश के राजाओं ने तमिलनाडु और केरल राज्यों पर शासन किया। चेरों का शासनकाल संगम साहित्य के युग के पूर्व आरंभ हुआ था। उसमें आधुनिक त्रावणकोर, कोचीन, मालाबार, कोयम्बटूर और सेलम में दक्षिणी जिलों के प्रदेश सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? राजेंद्र चोल ने। भारतीय राजा राजेंद्र चोल ने दक्षिणी पूर्व एशियाई को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया। भारत के इतिहास में केवल चोल वंश ही है जिसने नौसेना पर अधिक ध्यान दिया। इसने गंगई कोड की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट टॉपिक है सीमावर्ती राजवंश। विद्याशक्ति वंश के संस्थापक थे वाकाटक। विद्याशक्ति वाकाटक राजवंश के संस्थापक थे। वाकाटक राजवंश मध्य प्रदेश के ऊपरी भाग पर तथा बरार आंध्र प्रदेश तक विस्तृत था। विद्याशक्ति का उल्लेख वायुपुराण तथा अजंता लेख में मिलता है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा प्रवरसेन प्रथम था। प्रवरसेन इस वंश का इकलौता शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल। पाल वंश का संस्थापक व प्रथम राजा गोपाल 750 ईस्वी में था। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। यह बौद्ध धर्म के अनुयायी था। इसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के राजा धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महिपाल, नेपाल आदि थे। पाल वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत में संबंध नहीं है? तो पाल नहीं है। पांडे, सातवाहन व पल्लव वंश दक्षिण भारत के प्रसिद्ध राजवंश है, जबकि पाल वंश की स्थापना बंगाल में गोपाल ने की। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश का अगला शासक धर्मपाल 770 से 810 ईस्वी हुआ, जिसके काल में त्रिपक्षीय संघर्ष शुरुआत हुई। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय एवं सोमपुर महाविहार की स्थापना की तथा नालंदा विश्वविद्यालय का जीर्णोद्धार करवाया। इसका उत्तराधिकारी देवपाल हुआ। इसी के काल में जावा के शैलेंद्र शासक बालपुत्र देव ने नालंदा के बौद्ध विहार बनाया। पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल हुआ। प्राचीन कालीन साहित्य एवं साहित्यकार। इंडिका के लेखक कौन है? मेगस्थनीज। कौन है? मेगस्थनीज। मेगस्थनीज 350 ईसा पूर्व से 290 ईसा पूर्व में यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। यह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र का बहुत ही सुंदर और विस्तृत वर्णन किया है। इंडिका किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। तमिल कवि कंबन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया? रामायण का। तमिल भाषा के कवि कंबन ने रामायण का तमिल संस्करण कम रामायण के नाम से संकलित किया था। यह तमिल साहित्य का सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट कृति है। निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में मर्चकटिका पुस्तक संकलित की? तो शूद्रक ने। मर्चकटिकम एक प्राचीन संस्कृत ग्रंथ है। शूद्रक द्वारा रचित इस नाटक में गुप्तकालीन सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। भारत में कल्हण द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो कौन सी पुस्तक लिखी थी? राजतरंगिणी। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट पुस्तक राजतरंगिणी के हैं कल्हण। हर्षचरित्र के हैं बाणभट्ट, राजतरंगिणी के हैं कल्हण, मुद्रा राक्षस के हैं विशाखदत्त, विक्रमोर्वशीयम के हैं कालिदास। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले भाषा में लिखे गए थे। तो ये तमिल भाषा में लिखे गए थे। संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम तथा मणिमेखले तमिल भाषा में लिखे गए थे। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना गया है। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था? तो विशाखदत्त ने। मुद्रा
मुद्रा राक्षस संस्कृत का प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है। क्या है? नाटक है। इस संस्कृत नाटक के लेखक हैं विशाख दत्त। इस नाटक में चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं एवं चाणक्य की राजनीतिक सफलताओं का विश्लेषण मिलता है। इस नाटक को हिंदी में सर्वप्रथम अनुवादित करने का श्रेय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को प्राप्त है। विशाख दत्त संस्कृत भाषा के सुप्रसिद्ध नाटककार थे। देवी चंद्रगुप्तम तथा राघवानंदन नाटकम विशाख दत्त की अन्य रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? तो महाभारत को कहा जाता है। महाभारत को पांचवा वेद भी कहा जाता है। यह हिंदुओं का एक प्रमुख ग्रंथ है। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। इसकी रचयिता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास हैं। भारतीय संस्कृति में वेद सनातन धर्म के मूल और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों को पवित्र और अपौरुषेय माना गया है। वेदों की संख्या 4 है: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। निम्नलिखित में से किसने रघुवंशम संकलित किया है? कालिदास ने। रघुवंशम कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। इस महाकाव्य के 19 श्रृंगों में रघुकुल में उत्पन्न 29 राजाओं का वर्णन किया गया है। कालिदास की अन्य रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत और ऋतुसंहार है। पंचतंत्र के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं विष्णु शर्मा। संस्कृत नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान माना जाता है। इस ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित विष्णु शर्मा। श्रीहर्ष की रचना नेषिदीय चरित्र, वाल्मीकि रचना रामायण, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत है। पंचतंत्र दंत कथाएँ किसके द्वारा रचित मानी जाती हैं? विष्णु शर्मा। निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? तो भरत मुनि ने। नाट्य शास्त्र संस्कृत में नाट्य कला पर आधारित ग्रंथ है जिसकी रचना भरत मुनि ने 3री शताब्दी के पूर्व में की थी। इस ग्रंथ में प्रतिभिज्ञ दर्शन की छाप है। इसके 36 अध्यायों में संगीत, नाटक एवं अभिनय का संकलन है। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं पाणिनि। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। पाणिनि 500 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणीय हैं। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। पाणिनि संस्कृत व्याकरण 4 भाग में है। माहेश्वर सूत्र स्वरशास्त्र है। अष्टाध्यायी या सूत्रपाठ शब्द विश्लेषण है। धातु पाठ में धातुमल है और गण पाठ है। पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो वराहमिहिर हैं। पंच सिद्धांतिका, व्रत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक वराहमिहिर हैं। इन पुस्तकों में त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं जो वराहमिहिर के त्रिकोणमिति ज्ञान के परिचायक हैं। इसकी पुस्तकें पंच सिद्धांतिका 5 सिद्धांत ने उन्हें फलित ज्योतिषी में वही स्थान दिलाया है जो राजनीतिक दर्शन में कौटिल्य का, व्याकरण में पाणिनि का और विधान में मनु का है। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुक्कुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता हैं तिरुवल्लुवर। कौन है? तिरुवल्लुवर। तिरुक्कुरल तमिल भाषा में लिखित एक प्राचीन मुक्तक काव्य रचना है। इसका रचनाकाल 6ठी शताब्दी के आसपास है। इसके सूत्र पद्य जीवनी शैली में स्पर्श करते हैं, जबकि कालिदास ने मालविका अग्निमित्रम की रचना की है। कबीर ने बीजक तथा मीराबाई ने कृष्ण भक्ति स्फुट पदों की रचना की है। चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? आयुर्वेद से। चरक संहिता आयुर्वेद से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ है।
यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। महर्षि चरक ने चिकित्सा शास्त्र का विशद एवं व्यापक वर्णन इस पुस्तक में किया है। सुश्रुत को डैश के रूप में जाना जाता है, तो इन्हें भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत प्राचीन भारत के महान चिकित्सा शास्त्री एवं शल्य चिकित्सक थे। उनको शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है। राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कश्मीर। कल्हण द्वारा रचित राजतरंगिणी कश्मीर राजाओं का विशद व मोहक वर्णन किया गया है। इसके अनुसार कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था, जो शिव के परम भक्त थे और बाद में अपना धर्म बदल लिया। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया था, तो ये संस्कृत में लिखा गया है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया था। मनुस्मृति को मानव धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में सामाजिक वर्गों के बारे में वर्णित किया गया है। इसमें 4 वर्णों, 4 आश्रमों और 16 संस्कारों तथा सृष्टि उत्पत्ति के अतिरिक्त राज्य की व्यवस्था आदि विषय पर परामर्श दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य संस्कृत में नहीं लिखा गया है? तो तिरुक्कुरल। तिरुवल्लुवर तमिल में लिखा गया है। रत्नावली के हैं हर्ष, जो संस्कृत में लिखा गया है। राजतरंगिणी कल्हण है, जो संस्कृत में लिखा गया है। मेघदूत कालिदास की है, जो संस्कृत में लिखी गई है। इनमें से कौन सा एक भारतीय गणितज्ञ थे? तो भास्कर प्रथम भारत के 7वीं शताब्दी के महान गणितज्ञ थे। संभवतः उन्होंने सबसे पहले संख्याओं को हिंदू दार्शनिक पद्धति में लिखना आरंभ किया। इन्होंने आर्यभट्ट की कीर्तियों पर टीका लिखा। इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? कौन सी है? लीलावती। लीलावती गणित विषय पर आधारित मध्ययुगीन भारतीय ग्रंथ है, जिसकी रचना महान भारतीय गणितज्ञ भास्कराचार्य द्वितीय ने अपने पुत्री की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर किया था। पंचदशी माधवाचार्य विद्यारण्य द्वारा रचित अद्वैत वेदांत का सरल और संपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? जॉर्ज बुलर ने। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जॉर्ज बुलर द्वारा किया गया है। मनुस्मृति सर्वाधिक प्राचीन स्मृति है। तत्पश्चात याज्ञवल्क्य के स्मृति की रचना हुई। हर्षचरित्र राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में स्थापित की। हर्षचरित्र संस्कृत में बाणभट्ट द्वारा रचित ग्रंथ है, जिसमें उसने हर्षवर्धन के जीवन चरित्र और उसके प्रशासन का वर्णन किया है। यह संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। किसके द्वारा रचित हर्षचरित्र हमें हर्ष और उसके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देता है? बाणभट्ट। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम था अमरकोश था। संस्कृत में प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा संस्कृत भाषा के शब्दों में एक शब्दकोश तैयार किया गया, जिसका नाम था अमरकोश था। अमरकोश का विश्व का पहला समानांतर कोश कहा जाता है। अमर सिंह चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे। अमरकोश श्लोक रूप के रचित हैं। इसके 3 खंड हैं: सर्गादिकांडम, भूर्गादिकांडम, सामान्यादिकांडम। प्राचीन कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये मुंबई में है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र के मुंबई के करीब 11 किलोमीटर दूर मुंबई बंदरगाह के घारापुरी गुफाओं का शहर में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं 7 गुफाओं का सम्मिश्रण है। ये गुफाएं एक द्वीप पर स्थित हैं। 1987 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? तो ये पुलकेशन द्वितीय से जुड़े हुए हैं। ऐहोल अभिलेख पुलकेशन द्वितीय से संबंधित हैं। इस अभिलेख के रचनाकार जैन कवि रवि कीर्ति हैं तथा इसमें पुलकेशन द्वितीय तथा हर्षवर्धन के बीच हुए युद्ध का वर्णन है। पुलकेशन द्वितीय वातापी चालुक्य वंश के पराक्रमी व प्रसिद्ध शासक था,
जिसका शासनकाल 609 से 642 ईस्वी तक था। पुलकेशन ने गृह युद्ध में चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर राज्य अधिकार प्राप्त किया। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि से स्वयं को विशोभित किया। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है, बौद्ध धर्म का। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 107 किलोमीटर दूर पर स्थित अजंता गुफाएं भारत में बौद्ध चित्रकला के स्वर्ण युग का प्रमाण है। गुफाओं की दीवारों, भित्ति तथा छतों पर बनाए गए चित्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चित्र जातक कथाओं से जुड़ा है। रंगों की रचनात्मक विचारों की स्वतंत्रता एवं गुफा चित्रकारी का अद्वितीय नमूना होने के कारण यूनेस्को द्वारा 1983 ईस्वी में वैश्विक धरोहर में सम्मिलित किया गया है। अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से हैं? बौद्ध धर्म। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता एवं एलोरा की गुफाएं बौद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला और मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में समीप स्थित हैं। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 30 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में हैं। अजंता की गुफाएं सह्याद्री पहाड़ियों पर स्थित घोड़े की नाल के आकार में निर्मित हैं। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी तक बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण किया गया है। एलोरा की गुफाएं बेसाल्टिक चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों की आस्था का प्रभाव देखने को मिलता है। अजंता गुफाएं जो करीब 30 रॉक आउट बौद्धिक गुफाएं हैं, जो भारतीय कला के बेहतरीन जीवित उदाहरण हैं। विशेष रूप से पेंटिंग में कहाँ स्थित हैं? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं, जिनमें लगभग 30 चट्टानें को काटकर बौद्ध गुफाएं बनाई गई हैं, वह कितनी प्राचीन थीं? 2वीं सदी ईसा पूर्व। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता की गुफाएं लगभग 30 चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। ये बौद्ध गुफाएं 2वीं सदी ईसा पूर्व की हैं। एलोरा की गुफा भारत में औरंगाबाद महाराष्ट्र में 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था? नरसिम्हा देव प्रथम ने। 13वीं शताब्दी में निर्मित कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य पुरी में स्थित है। गंग राजवंश के महान शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। इस विश्व प्रसिद्ध स्मारक 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पोकड़ा भी कहा जाता था? कोणार्क मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य पुरी जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1278 ईस्वी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। इसे ब्लैक पोकड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल यह सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में अपनी भव्यता और बनावट के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? नरसिंह देव प्रथम ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों शासकों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र में 32 शैलकृत गुफाएं हैं। गुफा संख्या 16 में शिव मंदिर स्थापित है, जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है। द्रविड़ शैली के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। वरदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तंजावुर में स्थित है। वरदेश्वर अथवा राजराजेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित एक शैव हिंदू मंदिर है, जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे तमिल भाषा में वरदेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह मंदिर चोल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसका निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। यह यूनेस्को की विश्व विरासत इस सूची में शामिल है।
वरदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनवाया गया था? राजा राज चोल प्रथम के द्वारा। वरदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वास्तुकला स्मारक है जो तंजावुर में है? तो चोल काल का। निम्नलिखित राजाओं में से किसने तंजावुर में वरदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था? राजा चोल ने। वरदेश्वर मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था चोल साम्राज्य की। वरदेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह पूरी तरह ग्रेनाइट से निर्मित है। इसका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा राज प्रथम ने करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव की आराधना को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। प्रसिद्ध वरदेश्वर मंदिर स्थित है तो यह तमिलनाडु में स्थित है। वरदेश्वर मंदिर किस ही प्रकार की सामग्री से बनाया गया है? ग्रेनाइट। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में मंदिर बनवाया। वरदेश्वर का। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया? तो अनंतवर्मन चोडगंग ने। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत का स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर का निर्माण कलिंग राजा अनंतवर्मन जोड़गंग देव ने करवाया था। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में है। सोमनाथ मंदिर गुजरात सौराष्ट्र के काठियावाड़ क्षेत्र में स्थित है। इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। इस क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंश का संहार करने के बाद अपनी नर लीला समाप्त की थी। 1024 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर के हीरे जवाहरात लूटकर अपने देश गजनी चला गया था। इसके बाद राजा भीमदेव, सिद्धराज जयसिंह तथा विजयधर कुमार पान ने मंदिर की प्रतिष्ठा और पवित्रीकरण में सहयोग प्रदान किया। सोमनाथ मंदिर भारत में के पश्चिम तट पर स्थित है तो ये गुजरात के पश्चिम तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा मंदिर। माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चालुक्य वंश के शासनकाल में हुआ था। इस मंदिर के दीवारें, खंभों और द्वारों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है जिस पर अभूतपूर्व एवं अतुलनीय नक्काशी की गई है। यह मंदिर परिसर 5 मंदिरों का समूह है जिसमें श्री आदिनाथ मंदिर या विमल वसाही मंदिर का निर्माण गुजरात के सोलंकी चालुक्य शासक मंत्री विमल शाह द्वारा 1031 ईस्वी में कराया गया था। यह मंदिर यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। इसमें जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ जी को मूल नायक के रूप में स्थापित किया गया है। अन्य 4 मंदिरों में श्री नेमिनाथ मंदिर या लूना वसाही मंदिर का निर्माण तेजपाल तथा वास्तुपाल द्वारा, श्री पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण मांडलिक द्वारा तथा श्री महावीर स्वामी द्वारा मंदिर का निर्माण 1582 ईस्वी में किया गया जिसमें नक्काशी चित्रकार सिरोही द्वारा किया गया था तथा श्री ऋषभदेव मंदिर का निर्माण भीम शाह द्वारा किया गया था। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये गुफाएं सामान्यतः चैत्य गुफाएं हैं जिनका निर्माण 2वीं ईसा पूर्व से 2वीं ईस्वी तक तथा 5वीं शताब्दी से 10वीं सदी के बीच हुई। कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी संरक्षित गुफाएं कार्ले हैं जो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में है? महाराष्ट्र में। बौद्ध गुफाओं में सबसे अच्छी सुरक्षित गुफाएं कार्ले की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। यह चट्टानों को काटकर बनाए गए प्राचीन बौद्ध मंदिर हैं जिसमें एक विशाल चैत्य गृह, 3 विहार हैं। चैत्य बौद्ध
धर्म का पूजा स्थल है। विहार निवास स्थान होता है। काले का चत्ते सातवाहन काल में बनाया गया। मध्य प्रदेश में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका प्रसिद्ध है पाषाण आश्रय रॉक शेल्टर के लिए। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित वैश्विक विरासत स्थल भीमबेटका पाषाण आश्रय या रॉक शेल्टर के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका के चित्रों को पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। भीमबेटका की गुफाएं कितने साल पुरानी मानी जाती हैं? तो 30,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। भीमबेटका की गुफाएं भोपाल मध्य प्रदेश में 46 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है, जिसकी खोज प्रसिद्ध पुरातत्व विशेषज्ञ डॉक्टर VS वाकणकर ने 1958 ईस्वी में की थी। भीमबेटका की गुफाएं लगभग 30,000 वर्ष पुरानी हैं, जबकि इस पर उकेरे गए चित्र लगभग 12,000 वर्ष पुराने हैं। भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस प्रकार का उजागर करता है? नागर शैली का। खजुराहो का प्रसिद्ध मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी में करवाया था। यह अपने नागर वास्तुकला शैली, कलात्मक कलाकृति और कामोत्तेजक मूर्तियों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के मंदिरों में कंदारिया महादेव का मंदिर सर्वोत्तम है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1986 के रूप में घोषित किया गया है। किस वंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी के प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? चंदेल। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। हनमकोड़ा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर 1000 स्तंभ मंदिर 1000 पिलर टेम्पल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? रुद्रदेव के द्वारा। 1000 स्तंभ मंदिर एक हिंदू मंदिर है। यह तेलंगाना के हनमकोड़ा में स्थित है। यह मंदिर में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य की मूर्तियां हैं। इस मंदिर का निर्माण काकतीय राजवंश के शासक प्रताप रुद्रदेव ने 1163 ईस्वी में करवाया था। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर रखा है, क्योंकि यह मौसम की सभी अनिश्चितता को झेलता है और उसमें न तो जंग लगती है और न ही संसारित होता है। वह धातु से बनाया गया है, तो यह लोहा से बनाया गया है। दिल्ली के अशोक स्तंभ का निर्माण अशोक ने 300 ईस्वी पूर्व करवाया था। यह धातु क्रम का स्रोत नमूना है। इसको बनाते समय पिघले हुए कच्चे लोहे में फास्फोरस तत्व मिलाया गया था। इससे आयरन के अणु बंध नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से जंग लगने की गति हजारों गुना धीमी हो जाती है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। मीनाक्षी मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के मदुरई नगर में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह हिंदू देवता शिव सुरेंद्रेश्वर या सुंदर ईश्वर के रूप में है एवं उनकी भार्या देवी पार्वती मीनाक्षी दोनों को समर्पित है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ पर स्थित है? बिहार में। महाबोधि मंदिर बोधगया स्थित प्रसिद्ध मंदिर विहार है जो बिहार राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया है। यह विहार उसी स्थान पर है जहां गौतम बुद्ध ने ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था। बौद्ध महाबोधि मंदिर सकुल भगवान बुद्ध से संबंधित 4 पवित्र स्थानों में से एक स्थित है बिहार में। उस स्मारक का नाम बताइए जिसमें 9 हिंदुओं की प्रभावशाली श्रृंखला के साथ साथ एक उत्कृष्ट कृति के साथ एक जैन पवित्र स्थान विरूपाक्ष का मंदिर भी शामिल है और बागलकोट कर्नाटक में स्थित है। पट्टडकल में स्मारकों का समूह। पट्टडकल स्मारक परिसर भारत के कर्नाटक राज्य में पट्टडकल नामक कस्बे में स्थित है। यह चालुक्य वंश के राजाओं ने 7वीं 8वीं शताब्दी में कई मंदिर बनाए थे। आज यहाँ हिंदू धर्म से संबंधित 9 मंदिर और एक जैन धर्मशाला स्थित है। इसे 1987 ईस्वी में यूनेस्को
ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण किया था? तो राजेंद्र चोला फर्स्ट ने गंगैकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल फर्स्ट ने 1035 ईस्वी में करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? खंडगिरी गुफाएं। कलिंग नरेश खारवेल ने खंडगिरी की गुफाओं की खुदाई करवाई थी। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में जैन और एवं बौद्ध धर्म के प्रभावों को दर्शाती है। खंडगिरी गुफाओं की संख्या 15 तथा इनकी ऊंचाई 118 फुट है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्नकेशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो होयसेल साम्राज्य के दौरान कर्नाटक के वेलूर में चेन्नकेशवा मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी के होयसेल राजा विष्णुवर्धन द्वारा करवाया गया था। केशव मंदिर की दीवारों पर देवताओं की छवियों, देवी संगीतकारों, शेर, बंदर, हाथी, नृत्य करती लड़कियों की नक्काशी की गई है। विख्यात सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो ये अशोक ने बनवाया था। सांची का महान स्तूप सम्राट अशोक महान ने 3री सदी में ईसा पूर्व में बनवाया था। इसके केंद्र में एक ही अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा था जिसमें भगवान बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। इस स्मारक को 1989 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है पल्लवों द्वारा। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों के समूह का निर्माण पल्लवों द्वारा किया गया था। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों, स्थापत्य और सागर तटों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। 7वीं शताब्दी में यह शहर पल्लवों की राजधानी थी, जो द्रविड़ वास्तुकला की दृष्टि से अग्रणी स्थान रखता है। सौर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। सौर मंदिर दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, जिसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली का बेहतरीन नमूना है। सौर मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं, जिसमें बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है तथा इसके दोनों तरफ शिव मंदिर हैं। कांचीपुरम में कैलाशनाथम मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? पल्लव। कांचीपुरम तमिलनाडु के कैलाशनाथम मंदिर राजसिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन सेकंड 680 से 720 ईस्वी में करवाया था। इसी मंदिर में द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है उड़ीसा। तांत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान उड़ीसा को माना जाता है। आज भारत के केवल 64 योगिनी मंदिर ही हैं और अन्य नष्ट हो चुके हैं। इन 4 में से 2 मध्य प्रदेश खजुराहो बेड़ाघाट एवं 2 उड़ीसा हीरापुर रानीपुर झारियाल में हैं। नेक्स्ट है गंधार कला, एक बौद्ध दर्शनीय कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व व्यापक तौर पर के साम्राज्य में समृद्ध हुआ। तो कुषाण के साम्राज्य में। गंधार कला को ग्रीक की बौद्धिस्ट कला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय विषयों को यूनानी ढंग से व्यक्त किया गया था। सामान्यतः गंधार कला का विकास 1ली शताब्दी से 4वीं शताब्दी के मध्य कुषाण वंशीय शासकों के काल में हुआ। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य के मैसूर शहर में स्थित है। यहाँ का मुख्य आकर्षण गोमतेश्वरी बाहुबली स्तंभ है। बाहुबली मोक्ष प्राप्त करने वाले प्रथम तीर्थंकर थे। प्राचीन काल में यह स्थान जैन धर्म एवं संस्कृति का महान केंद्र था। जैन अनुश्रुति के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने अपने राज्य का परित्याग कर अंतिम दिन मैसूर के श्रवणबेलगोला में व्यतीत किए। वह ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो गोलकुंडा किला नहीं है। गोलकुंडा किला हैदराबाद नगर तेलंगाना से 11 किलोमीटर दूर पर पश्चिम में स्थित है। जय विलास महल ग्वालियर में स्थित सिंधिया राज परिवार का वर्तमान निवास स्थल एवं एक संग्रहालय है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर की
के फूल बाग में स्थित है तथा तेली का मंदिर ग्वालियर किले में स्थित है। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। गोलकुंडा किला 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं द्वारा बनवाया गया था, जिसे 14वीं शताब्दी में कुतुब शाही राजवंश द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है राजपूत राजवंश। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराजा ने करवाया था। तो जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण 1724 ईस्वी में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। यह इमारत प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का प्रमाण है। इस वेधशाला में विभिन्न प्रकार के उपकरण ग्रहों की गति नापने के लिए लगाए गए हैं। यहाँ का सबसे बड़ा यंत्र है सम्राट यंत्र। सूर्य की सहायता से सम्राट यंत्र व्यक्ति और ग्रहों की स्थिति की जानकारी देता है। इस प्रकार की वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में करवाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चारों स्थानों को याद रखना। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंत्र क्या है? तो ये खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कितने शहरों में महाराजा जय सिंह सेकंड ने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया? तो 5 शहरों में। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ में स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। टावर ऑफ विक्ट्री विजय स्तंभ, जिसे विजय स्तंभ कहा जाता है, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले में स्थित एक स्तंभ है, जिसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने मोहम्मद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में सन 1440 और 48 के मध्य बनवाया था। यह राजस्थान पुलिस और राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? तो ये सिसोदिया वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ सिसोदिया वंश के शासक की राजधानी थी। हमीर देव ने सिसोदिया वंश की स्थापना की थी। इनमें से कौन गुलाम वंश से संबंधित नहीं था? तो हमीर नहीं था। हमीर गुलाम वंश से संबंधित नहीं था। हमीर देव चौहान पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। इन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 तक राज्य किया। हमीर देव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हमीर देव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। साहित्य के प्रख्यात समर्थन राजा भोज किस वंश से जुड़े हैं? परमार से। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश से जुड़े हुए थे। परमार वंशीय राजा ने मालवा की राजधानी दारानगरी में 9वीं शताब्दी से लेकर 14 शताब्दी के पूर्वार्ध तक राज किया था। प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन था? तो हरिश्चंद्र थे। प्रतिहार राजवंश अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था। प्रतिहार वंश के संस्थापक राजा हरिश्चंद्र हैं, जो एक ब्रह्मक्षत्रिय थे। इनकी राजधानी कन्नौज थी। ग्वालियर अभिलेख के तहत इस वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम 730 से 750 ईस्वी था। निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने माउंट आबू के पास 1178 ईस्वी में कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था। प्राचीन कालीन विविध भारत नाम प्राचीन संविधान में भारत के लिए उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है, जिसका जिक्र भारतीय महाकाव्य में एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में है। तो महाभारत है। ऐसी मान्यता है कि भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इतिहास और पुराणों में कहीं भरत का उल्लेख मिलता है। प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र भरत, जो कि जड़ भरत कहलाए। दूसरा राम के भाई भरत। तीसरा नाट्य शास्त्र के रचनाकार भरत मुनि तथा चतुर्थ दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत हैं। दुष्यंत पुत्र भरत के वंश में ही आगे चलकर कौरव और पांडव हुए, जिनके बीच
हुए युद्ध में गाथा को ही वेद व्यास ने महाभारत के रूप में लिखा। इस प्रकार महाभारत से ही भारती शब्द की उत्पत्ति मानते हुए वेद व्यास को भारती शब्द का श्रेय दिया जाता है। किस नाम ग्रीक भाषा में आया जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है? भारत है। भारत नाम मुख्यतः ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर पड़ा। इंडिया शब्द ग्रीक भाषा से आया है जिसका अर्थ है सिंधु नदी के पार का क्षेत्र है। ध्यातव्य है कि यूनानी ग्रीकी राजदूत मेगस्थनीज ने भी एक पुस्तक इंडिका की रचना की जिसमें इंडिया या भारत के संदर्भ में वर्णन किया है। इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो सिंधु नदी से। भारत अर्थात इंडिया का नाम सिंधु नदी से लिया गया है जो देश के उत्तर पश्चिम में बहती है। ग्रीक के लोग इंडिया को इंडोई कहते थे जिसका मतलब सिंधु के लोग थे। प्राचीन काल से ही श्राप, श्रेष्ठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में जाने जाने वाले व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बैंकिंग। प्राचीन काल में ही श्राप, सेठ, साहूकार, महाजन और खेती के रूप में प्रचलित व्यापारियों का मुख्य व्यवसाय था बैंकिंग। व्यवसाय को संचालित करना था। साहूकार अथवा महाजन पद लोगों को ऋण देते थे तथा उनकी वस्तुएं गिरवी रखते थे जिसे एक निश्चित समय के पश्चात वापस कर दिया जाता था। ये लोग अपने व्यवसाय वाणिज्य का सफल संचालन करते थे। लोग इनके पास अपने मूल्यवान रत्न, स्वर्ण, चांदी आदि गिरवी रखकर अर्थात बेचकर अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदते थे। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18। वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत के युद्ध में पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना ने कौरवों को 11 अक्षौहिणी सेना को परास्त किया था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। डैश की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। सांप और सीढ़ी। सांप और सीढ़ी की अवधारणा अंधविश्वास भरी मान्यताओं पर आधारित है। इसका आविष्कार 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में हुआ था। भारत में इसे मोक्ष पातम या परम पदम कहते हैं। पहले इसका प्रयोग बच्चों को हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों की शिक्षा देने के लिए किया जाता था। सबसे पहले पहिए किसके बने थे? लकड़ी के पहिए के आविष्कार सबसे पहले 3500 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया, इराक में हुआ था। इस पहिए को लकड़ी के कई तख्तों से जोड़कर बनाया जाता था तथा इसका आविष्कार सुमेरियन सभ्यता के काल में हुआ था। डैश ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। पांडवों ने। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश एवं महानगर है। राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते केंद्र सरकार की तीनों इकाइयों कार्यपालिका, संसद एवं न्यायपालिका का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। यमुना नदी के किनारे स्थित नगर गौरवशाली पौराणिक इतिहास है। महाभारत काल में पांडवों ने दिल्ली शहर की स्थापना सबसे पहले की थी और इस शहर को इंद्रप्रस्थ नाम दिया था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद था? असम में। असम का प्राचीन नाम कामरूप था जो 13वीं शताब्दी में ब्रह्मपुत्र घाटी में स्थापित किया था। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। जल्द ही मध्यकालीन इतिहास की वीडियो आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।